जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लीडिंग और लर्निंग चैनल में। तो जैसा कि हमारे सीटेट की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, उसमें हम टॉपिक वाइज वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम डिस्काउंट से रिलेटेड भी, बट्टे से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे, और वैट और जीएसटी से रिलेटेड जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, उनके लिए है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो फ्रेंड्स, ताकि इस नॉलेज का इन्फॉर्मेशन जो है बहुत लोगों तक पहुंच सके और सबको इसका फायदा मिल सके। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट जो हर बार मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वीडियो का वो इस तरीके से है कि हम शुरू में कॉन्सेप्ट फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लास्ट में जाके समराइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम लाइव सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप उस पार्ट को मिस ना कर दें, इसलिए पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीजें समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे आपको हिंदी में समझ में आ रहा है प्रॉफिट और लॉस मतलब अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन में मतलब आपने या तो बेचा किसी चीज को या फिर खरीदा। सोचो आपने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और आपने उसी चीज को 150 रुपए में बेच दिया, तो ये तो क्लियर सी समझदारी वाली बात है कि मुझे, अगर मैंने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब हुआ कैसे वो निकालेंगे, जो आपका बेचने वाली वैल्यू है उसमें से आप घटाने वाली वैल्यू को घटा दो, या खरीदने वाली वैल्यू को घटा दो, मतलब 150 माइनस 100, तो मेरा जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि हमारा जो यहाँ का जो टर्म हम यूज करेंगे, उसके लिए बेचने वाली जो हमारी प्राइस होगी उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, खरीदने वाली जो प्राइस होगी उसको बोलेंगे हम क्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दोनों हमारी टर्म होगी जो हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब आपका जो प्रॉफिट होता है वो दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक तो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट, एक होता है आपका परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट किस पे निकलता है, परसेंटेज प्रॉफिट मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया था, जब आपको मैंने बताया था कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे न्यूमरेटर में हमारा बेस ईयर आता है, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी, यानी कि आपका न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा, न्यूमरेटर में हमेशा आपका क्रय मूल्य आएगा। ये आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपके लिए रामबाण है, जहां पे आपका जो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा जो बेस न्यूमरेटर में जो आएगा वो आएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं। अब आपको जो फॉर्मूला बना, फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया, प्रॉफिट और लॉस। और अब लॉस समझाता हूं आपको, लॉस कब होगा, लॉस कब होगा जब आपने खरीदा 100 में और बेचा 80 में। अगर बेचने वाली प्राइस खरीदने वाली प्राइस से कम है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। वरना अगर आपको नहीं समझ में आता तो फॉर्मूला लगा दो, बेचने वाली प्राइस माइनस खरीदने वाली प्राइस, ये आएगा -20। जहां आपका माइनस आ गया मतलब वो आपका क्या है, लॉस है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान समझ में आ गई। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को करके हम अगर फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला क्या बन के आएगा मेरा, फॉर्मूला बन के आएगा मेरा, जो मेरा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और यहां बनाता हूं मैं लॉस। प्रॉफिट तो मेरा क्या होगा, देखो प्रॉफिट कब हो रहा है, जब मेरी बेचने वाली विक्रय मूल्य मेरा क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई बेस। मैंने बोला था कि हमेशा जो नीचे न्यूमरेटर में आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, लाभ या हानि दोनों निकालने के लिए आपका जो बेस प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, तो नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे अगर लॉस है तो लॉस कब होगा, जब आपका आपने जो खरीदी है वैल्यू वो ज्यादा है और बेचने वाली कम है, तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, लेकिन आपका अभी भी जो बेस रहेगा वो सीपी रहेगा। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है कि ये वाली चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर में हमेशा हम कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे। अब देखो क्या होता है, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, न्यूमरेटर में आपको कई जगह सेलिंग प्राइस भी दिखेगा, लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा और हर सवाल को हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यही एक फॉर्मूला है। इसको अगर मैं इस फॉर्मूले को एक से बना दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मोड एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी। इससे क्या होगा, मेरा ऊपर जो मेरा मोड लगा दिया मैंने, यानी कि अगर नेगेटिव आया तो क्या है, लॉस, और अगर पॉजिटिव आया तो क्या है, प्रॉफिट। ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें, कि अगर मेरा ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो अगर मेरा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट है, लाभ है, और अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ये हो गया। अब इसी में ही एक चीज निकल के आती है आपकी परसेंटेज लॉस,
और परसेंटेज प्रॉफिट। तो उसमें करना क्या है, आपको ये तो पता ही है कि किसी भी चीज का अगर अपन एक जो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से फ्रैक्शन हो गया ये आपका। तो अगर आपको परसेंटेज में निकालना है इसको, तो परसेंटेज में निकालना कैसे होगा? तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को, जो मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला आया था एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी, इसी को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो परसेंटेज में निकलने का मैंने आपको तरीका बताया था। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, इंटू 100। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। बस आपका यही एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जो आपका इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप अगर जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसको तो ध्यान रखें एज ए स्टोरी फॉर्म में, कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है। आप कोई चीज बेचते हो ज्यादा में तो आपको लाभ होता है, कम में बेचते हो तो हानि होती है। कॉन्सेप्ट आप याद रखो, लेकिन सवाल करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100, जहां पे ये अगर नेगेटिव है तो लॉस और ये अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा जो है फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है, सोहन ने पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाया और 3300 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो इसमें मेरा, अब अगर मैं उसमें अपने फॉर्मूले की बात करूं, मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मेरा परसेंटेज, मेरे को लाभ और हानि प्रतिशत में निकालनी है। तो एसपी क्या होता है मेरा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य डिवाइडेड माइनस क्रय मूल्य। नीचे क्या आना था मेरा, नीचे हमेशा मेरा आना था बेस, क्या आना था मेरा, कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि नथिंग बट क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये मेरा हिंदी का वर्जन हो गया उस फॉर्मूले का जो मैंने लिखा था, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। बाकी डजंट मैटर फ्रेंड्स, आपको बस पता होना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होता है। और अगर आप इसको ऐसे भी ध्यान रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये छोटा है इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में बताया, वरना आप ये भी ध्यान रख सकते हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में कैसे लगेगा। देखो, अब सोहन ने पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपए में खरीदा, तो यानी कि मेरी उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, मेरी उसकी कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपए। अब मैंने उसमें 500 रुपए उसकी मरम्मत पे भी खर्च किए। यहाँ आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कुछ चीज को खरीदते हो और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आपने कूलर खरीदा, कूलर को आपने पानी लगाया, उसकी पुताई करी, कुछ करी, तो वो कॉस्ट आपकी क्रय मूल्य में ही ऐड मानी जाएगी। यानी कि अब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है 2500 में तो आपने खरीदा, प्लस 500 रुपए आपने उसकी मरम्मत में लगा दिए, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, आपका जो खरीदने वाली प्राइस प्लस उसमें जो आप भी मरम्मत पे खर्च करते हो आपके प्रोडक्ट पे, वो प्राइस ऐड हो जाती है, टोटल आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी, इसकी सेलिंग प्राइस तो बोला ही कि 3300 रुपए में बेचा है मैंने। ठीक है, मेरे फॉर्मूले में डाल देता हूँ, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कितना आ जाएगा, 3300 माइनस 3000 डिवाइडेड बाई, नीचे हमेशा नीचे क्या आती है, कॉस्ट प्राइस आती है, ये मत भूलना, बस नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, इंटू 100। ये आ जाएगा, मेरे को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100। तो दो बिंदु से दो बिंदु कट गए, इससे ये कट गया, तो मेरा कितना आ गया, ये 10%। 3 से 3 10 बार 10% मेरे को क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन मतलब जो भी मैंने खरीदा बेचा उस पूरे ट्रांजेक्शन में मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं सवाल, इजी था सवाल तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने जो पहले किया था उसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी थी कि कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है, कितने में खरीदा। इसमें आपको वैल्यू ना देके प्रति बल्ब के हिसाब से, प्रति ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको वैल्यू दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। देखो, एक था 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे। ठीक है, तो 200 बल्ब प्रति 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदे, तो टोटल कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरी, 200 बल्ब खरीदे, एक बल्ब 10 रुपए का था, तो 200 बल्ब कितने के हो जाएंगे, 200 इंटू 10, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 2000। अब वो बोल रहा है कि मुझे क्या हुआ है कि इसमें से 5 बल्ब जो मेरे खराब हो गए हैं, 5 बल्ब मेरे खराब हो गए, तो मेरे पास कितने बल्ब बचे, मेरे पास बचे 200 माइनस 5, मतलब कितने बल्ब बचे, 195। अब मैंने उस 195 बल्ब को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेच दिया, यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस, यानी कि मेरी विक्रय मूल्य कितना आ गया, जो मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 195 इंटू 12, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो 195 इंटू 12 मेरा कितना हो जाएगा, 20,2340। ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गई। मेरी कॉस्ट प्राइस भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, परसेंटेज का फॉर्मूला तो मेरा बहुत सिंपल है, फिर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको मैं निकालूंगा तो आएगा 2340 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2000
इंटू 100, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कट जाएगा आपका 17 बार, तो मेरा जो परसेंटेज मेरा जो आ जाएगा प्रॉफिट वो आ जाएगा 17%। ठीक है, तो कई बार या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे कि मैंने 2000 रुपए में खरीदा और इतने में बेचा, या फिर आपको पर आइटम की वैल्यू दे देंगे। तो एंड ऑफ द डे आपका जो टारगेट है फॉर्मूले में वो है आपका ये, आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए और इनकी वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए कि इनकी वैल्यू में कैसे निकालूं। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ही बार ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक बार हम रिवर्स कर रहे हैं। हमको पता है कि कितने परसेंट हानि कितने परसेंट लाभ है, अब हमको बस ये बताना है कि उसका पंखे का विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस हमको करना क्या है। अब देखो 1200 रुपये प्रति पंखे की दर से हमने एक पंखे को 5% हानि में बेचा है, एक पंखे को 10% लाभ में बेचा है। ठीक है, इसमें हमको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मली हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही लगा सकते हैं। देखो कैसे लगा सकते हैं, या फिर आप करो उसमें क्या नाम से, आप तो नॉर्मल हमारा जो है केवल फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से निकालो। देखो हानि हो रही है ये मुझे बता दिया है, हानि हो रही है इसका मतलब हानि मुझे पता था कि हानि हो रही है, इसका मतलब जो मेरी खरीदी हुई प्राइस होगी यानी जो क्रय मूल्य होगा वो मेरा विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, तभी मुझे हानि हो सकती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मेरी हानि जो हो जाएगी 5% हानि, वो मेरी हो जाएगी मेरा ये क्या है, ये खरीदे कॉस्ट प्राइस यानी मेरी कॉस्ट प्राइस होगी 1200 और सेलिंग प्राइस मेरी डेफिनेटली इससे कम रही होगी, तो मेरी ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तभी मेरे को हानि हो सकती है, वरना तो मेरे को हानि नहीं हो सकती। तो 1200 डिवाइड बाई नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू 100, ये बराबर दे रखे हैं मुझे 5 के, तो ये 0 से 0 कट गए दोनों, और ये मेरा आ जाएगा कितना, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये अगर 12 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 60, तो सेलिंग प्राइस इधर जाएगी, माइनस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं और ये 60 इधर आएगा, तो 1200 माइनस 60 हो जाएगा ये, यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, सॉरी 1200 माइनस 60 विच इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1140। तो देखो ऑब्वियसली हानि हुई है तो कम में बेचा होगा तभी हानि हुई है, ये तो हमारा क्लेरिफाई हो गया यहीं से कि 1200 में बेचा था, 1200 में खरीदा था और 1140 में बेचा, इसका मतलब मुझे 5% की हानि हुई, मतलब 60 रुपए की मैंने हानि में इसको बेचा है, कोई भी रीजन रहा होगा उसको हानि हुई है, उसने हानि में बेचा है। ठीक है, तो हमारा पहले पंखे का ये फर्स्ट फैन है, ये है फर्स्ट फैन। ठीक है, तो फर्स्ट फैन के लिए हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया 1140। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से और हम देखते हैं सेकंड फैन के लिए निकालते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम रिलीज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमसे इन्होंने पूछा है फाइनली के कुल लाभ और हानि बतानी, तो फर्स्ट फैन का हम लिख देते हैं हमारा विक्रय मूल्य कितना है 1140, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड फैन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड फैन में क्या बोल रहा है वो, सेकंड फैन में वो बोल रहा है आपको कि 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10% का लाभ हुआ है तो मेरे पास फॉर्मूला तो वही है, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। अब क्योंकि मुझे लाभ हुआ है यानी मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा रही होगी, मुझे बता ही दिया है कि लाभ हुआ है तो मैं फॉर्मूला वही लगाऊं, सेलिंग प्राइस आगे आ जाएगी मेरी क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, डिवाइडेड बाय नीचे तो मेरी वही कॉस्ट प्राइस 1200 ही आने वाली है, इंटू 100, ये मेरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, ये मेरे को देखा है कितना 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एसपी माइनस 1200, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सेलिंग प्राइस ये 1200 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 1320, यानी कि जो मेरी सेलिंग प्राइस आई दूसरे फैन की, ये है मेरा सेकंड फैन, सेकंड फैन की मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1320 रुपए, विच इज नथिंग बट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड फैन हो गया मेरा, सेलिंग प्राइस कितनी है 1320 रुपए। ठीक है, ये मेरा 10% का इसमें मेरे को फायदा हुआ है, मैंने लाभ के साथ इसको बेचा, तो मैंने कितने बेचा होगा 1320 से बेचा होगा, तब मुझे ये 10% का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछिए, प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वो तो मैंने निकाल ही लिया है। अब यही पूछा कि कुल लाभ अथवा हानि भी ज्ञात कीजिए। अब कुल लाभ और हानि क्या होती है, कुल लाभ है आपकी, उसने 2 फैन खरीदे थे यानी कि उसने 1200 का प्रति फैन खरीदा था, उसने 2 फैन खरीदे थे, तो मेरी टोटल ट्रांजेक्शन कितने का हुआ था, टोटल ट्रांजेक्शन हुआ था मेरा 1200 इंटू 2 यानी कि 2400 रुपए का टोटल ट्रांजेक्शन हुआ था, और ये तो मैंने दिए थे, और जब मैंने खरीदा था तो मैंने 2400 रुपए दिए थे, अब जब मैंने बेचा तो टोटल ट्रांजेक्शन कितने का हुआ होगा, ये मेरी टोटल सेलिंग प्राइस है, ये मेरी कितनी है 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2, 2460 रुपए मेरी क्या है टोटल सेलिंग प्राइस है। अगर आप टोटल सेलिंग प्राइस ये आ जाएगी, तो अगर आप देखो टोटल सेलिंग प्राइस मेरी कितनी आ गई 2460। अब मेरे से फाइनली पूछा क्या है कि बताइए कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी, टोटल जो मेरी ट्रांजेक्शन हुई थी उसमें कुल लाभ और हानि कितनी थी, तो उसका निकालने के लिए वापस से फॉर्मूला तो मेरा सेम ही है,
2460 सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो कि मेरा ये है, डिवाइडेड बाय नीचे तो हमेशा ही क्रय मूल्य आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू 100। ये ऊपर कितना आ जाएगा मेरा 60, 2460 में 2400 के तो 60 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 100। तो 20 से 20 कट गई, इसको अगर मैं काटूंगा तो 6 से 4 बार, 6 से 10 बार, 4 से 2.5 बार, तो मेरा जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ उसमें जो 2.5% का लाभ ही हुआ है, जबकि एक मैंने हानि में बेचा था, एक मैंने फायदे में बेचा था, लेकिन ओवरऑल मुझे ट्रांजेक्शन में फायदा हुआ है। ये मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, कुल लाभ अथवा हानि। कुल का मतलब है कि आपका जो पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ है, आपने दोनों पंखे बेचे और दोनों पंखे खरीदे और दोनों पंखे बेचे, तो उसमें आपको कितना परसेंट लाभ हुआ है, वो है आपका 2.5%। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे सॉल्व किया है, लेकिन आप इस सवाल को इस टाइप की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको मिनटों में, सेकंडों में आप सॉल्व कर दोगे। ज़्यादा ज़्यादा इस सवाल को सॉल्व करने में मेरे हिसाब से 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो, नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार बैकवर्ड करके देख लेना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप एक दो बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, हम उसको और इस टाइप के एग्जाम्पल्स और करवाएंगे। ठीक, चलो। अब एक आपका जो क्वेश्चन बनता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये टोटली डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बनता है आपका कि जब आपको ये नहीं दिया हुआ है, आपको पैसा नहीं दिया हुआ कि कितने पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, रादर देन आपको जो ऑब्जेक्ट था उसी में ही ट्रांजेक्शन को करवा दिया है। जैसे आप इसमें देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कैंडल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 कैंडल के बराबर है, तो बताओ कि गेन लॉस कितने परसेंट हुआ है। अब इसमें एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि 10 कैंडल मैंने खरीदी थी जितने पैसे में, उतने में 8 कैंडल की बराबर सेलिंग प्राइस होगी, यानी कि मुझे लाभ तो इसमें हुआ है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई इसमें क्लियरली कि मुझे परसेंटेज लाभ तो इसमें हुआ है, क्योंकि जहां मैंने 10 खरीदी थी जिस प्राइस में, उतने ही प्राइस में मैंने 8 बेच दी और 2 बचा ली, यानी कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट तो पाया है डेफिनेटली। ठीक है, तो यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस हमें से ज्यादा है इसमें। लेकिन अब इस सवाल में दिक्कतें आती है कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या है, कैसे करूं इसको सॉल्व। इसका तरीका होता है सॉल्व करने का, लेकिन हम इसको उसी तरीके से करेंगे बेसिक फॉर्मूले से। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज फॉर्मूला कहता है मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखो, मैंने लाभ तो मुझे पता पड़ गया, लाभ तो मेरा फॉर्मूला तो यही बनने वाला है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 10 कैंडल्स का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 8 कैंडल के बराबर है। आपको नहीं लगता कि मुझे ये दिया हुआ है कि 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस 8 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये मुझे दिया हुआ है इसमें। तो ये तो अच्छी बात हो गई। अब तो मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर मैं इसमें से वैल्यू डाल दूं, हमेशा आप सीपी की वैल्यू निकालो, ठीक है, हमेशा आप इसमें से सीपी की वैल्यू निकालो। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एसपी की ना निकाल के सीपी की निकालो और इसमें डाल दो। आप इसमें डालोगे जब वैल्यू, आप सॉरी सीपी की नहीं, सॉरी एसपी की वैल्यू निकालो, आई एम रियली सॉरी, एसपी की वैल्यू निकालो आप 10 सीपी डिवाइडेड बाई 8, और वो आप इसमें डालो। हमेशा आप एसपी की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन में से। और ये स्टैंडर्ड सवाल है फ्रेंड्स, ये सीटेट का सवाल ही आया है, मैंने आपको सीटेट का एज इट इज उठा के दिया है। ये सवाल स्टैंडर्ड सवाल है, अगर ये सवाल आया तो आपको इसी मेथड से करना है। आप 30 से 40 सेकंड में सवाल को कर दोगे। हमेशा आप ये ध्यान रखो, ये दोनों इक्वेशन बना के आप फटाफट से इसमें एसपी की वैल्यू निकाल दो, ये वाली, और इसमें डाल दो। देखो इसमें डालोगे आप तो क्या हो जाएगा, 10 सीपी डिवाइडेड बाई 8 माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, ये अब आप इसको सोल्व कर लो तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लोगे नीचे तो ये हो जाएगा 8, तो बन जाएगा 2 सीपी डिवाइडेड बाई 8 सीपी इंटू 100। सीपी से सीपी कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 4 से 25, तो ये आ जाएगा मेरा 25% आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। लाभ तो मैंने पता लग ही लिया था, परसेंटेज मैंने वैल्यू निकाली, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मुझे 25% का फायदा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका और कोई तरीका नहीं है क्या, इसका तरीका है और करने का, लेकिन उसका क्या है कि फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। मैं आपको उस कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा फ्रेंड्स, आप चाहो तो वो फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा फॉर्मूला हो जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप फॉर्मूला एक ही रखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन इसी फॉर्मूले से कैसे इस सवाल को सोल्व करते हैं उसका तरीका ये है। ठीक है, उसका तरीका ये है, आप इस तरीके को देख लो। तो अगर आपको प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि 30 सेकंड में नहीं, आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आपके दिमाग में एक ही चीज रहेगी हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब मेरा फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, और नीचे हमेशा क्या आता है, सीपी आता है। ठीक है, तो आगे बात समझ में इजी था, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब एक ये आपका जो क्वेश्चन आता है डिस्काउंट वाला, बट आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे मॉल्स वगैरह पे, शॉपिंग मॉल्स वगैरह पे डिस्काउंट लगा रहता है कि मेरा इतना डिस्काउंट इतना डिस्काउंट है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है बट्टे का, प्रतिशत का। तो इसमें आपका जो डिस्काउंट है, पहले तो बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट आपने हमेशा नोट किया होगा कि एमआरपी आपकी एक रेट होती है, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं।
एमआरपी जो भी आपकी प्रोडक्ट पे लिखी होती है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है उस पर, 10% का, 15% का। और जब आप जिसमें खरीदते हो, जिस चीज से अगर आपने खरीद लिया फाइनली उसको, जो आपने पे किया आपके दुकानदार को, वो है आपकी विक्रय मूल्य। तो एक तो था अंकित मूल्य और एक था विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपका देखो 840 अंकित मूल्य है और 714 आपका विक्रय मूल्य है। तो आपका डिस्काउंट जो हो जाएगा वो हमेशा हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। जो भी आपका अंकित मूल्य होगा ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है तो मैं कम पैसे पे करूंगा, जो लिख रहा होगा वो ज्यादा होगा। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको लिखवाया, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर मैं डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरा एमआरपी से कम में ही मैं दे दूंगा। अगर 10 रुपए की कोई चीज एमआरपी लिख रही है और मुझे वो 8 रुपए में दे रहा है, तो मेरे को कितने का डिस्काउंट दिया उसने? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपके उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं कि इस सवाल में कैसे इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो देखो, डिस्काउंट अगर मेरे को निकालना है और मुझे परसेंटेज में डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, तो परसेंटेज में डिस्काउंट निकालने का क्या तरीका है मेरा? इसका मेरा तरीका है कि जो मेरा अंकित मूल्य था 840 माइनस 714, ये मेरा कितना आ गया इसका? अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 76। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा कितना? 126, सॉरी 126 रुपए मेरा आ जाएगा। मेरे को डिस्काउंट मिला है, यानी कि जो मेरी एमआरपी थी उस पर 126% डिस्काउंट मिला है। अब मेरे को डिस्काउंट किस पे मिला है? मेरा बेस प्राइस क्या था? मेरा बेस प्राइस था अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा आपको किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। तो 126 पे मुझे डिस्काउंट मिला है, कितने पे? 840 पे इंटू 100। तो आपका जो फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना चाहते हो, तो आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई एमआरपी इंटू 100। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता फॉर्मूले से, अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बस आप ये ध्यान रखो कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। तो आपका नीचे जो आएगा वो एमआरपी आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट गया और ये आपका है लगभग कितना हो गया? ये हो गया होगा 2 इंटू 42, 2 इंटू 5, 42 से 3 बार कट गया, 3 पंजे 15%। यानी कि मेरा जो बट्टा आया इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, डिस्काउंट जो आया वो आया मेरा कितना? 15%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिवर्स क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां आपको बट्टा दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि बताओ इस फ्रॉक पे बट्टे की राशि कितनी है और इसका विक्रय मूल्य कितना है। यानी कि फाइनली उसने कितना डिस्काउंट दिया मुझे और फाइनली डिस्काउंट लेने के बाद मैंने कितना पे किया। तो कोई दिक्कत नहीं, या तो फॉर्मूला लगाओ या मैंने आपको बता ही रखा है सिंपल जी कि सूची मूल्य। सूची मूल्य एक अलग टर्म होती है, ये भी एमआरपी है। सूची मूल्य, अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये सब आपका क्या है? उसकी एमआरपी होती है। इसी पे आपको हमेशा डिस्काउंट मिलता है। अब आपको डिस्काउंट कितना दे रखा है? 20% का दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। तो आप 220 पे इसको 220 का 20% निकाल लो, आपको फॉर्मूला भी निकालने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है, जैसे मैं 220 का 20% निकालना है, तो मेरा क्या तरीका होता है? 220 इंटू 20/100। एक 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 44। ये 44 मेरी क्या आ गई? इसकी डिस्काउंट की राशि आ गई। तो इस फ्रॉक पे बट्टे की राशि क्या है? इसका आंसर हो गया मेरा 44। तो यानी कि 200 रुपए, 220 रुपए का जो मेरी फ्रॉक थी, उसको मैंने 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो मुझे 44 रुपए का उसमें डिस्काउंट मिला होगा। फाइनली मैंने पे कितना किया? पे तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर मैंने 220 रुपए का एमआरपी था और 44 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो मैंने बचा हुआ जो भी था वो पे किया होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 176, यानी 176 जो मेरी क्या आ गया? इसका विक्रय मूल्य आ गया। आगे बात समझ में? तो यह आपको ध्यान रखना है, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। जैसे हमने इसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे आपका बट्टे का क्वेश्चन आता है इसमें कि डिस्काउंट का। तो आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो आपको विक्रय मूल्य दे देंगे, सेलिंग प्राइस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि डिस्काउंट कितना मिला, या फिर आपको डिस्काउंट ही दे देंगे और पूछेंगे कि भाई कितना फाइनली मेरा जो मैंने कितने पैसे में खरीदा है, नहीं मेरा विक्रय मूल्य क्या है। दोनों टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। प्रैक्टिस करना आप, वैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, उसमें तो ये क्वेश्चन आएंगे सी, तो वहाँ एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब एक आपका कॉन्सेप्ट आता है वैट एंड जीएसटी टाइप का परसेंट। इसी में ये कहूँ तो एक परसेंटेज का टॉपिक है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एनीवे मैंने आपको बताया था परसेंटेज, लाभ हानि और रेशियो ये इंटरलिंक्ड है। तो परसेंटेज का टॉपिक है, हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आप इसमें देखोगे कि ये जो वैट और जीएसटी का होता है, ये स्पेसिफिक कैटेगरी होती है क्वेश्चन की। और आप ध्यान रखना, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप समझो वैट होता क्या है। देखो, वैट जो होता है आपका, या फिर आप कह दो सेल टैक्स जो होता है, जिसको बोलते हैं बिक्री कर, ये आपका हमेशा विक्रय मूल्य पे लगता है। यानी कि आप जो पैसा दे रहे हो ना, आपका जो इनवॉइस हुई है, आपने जो जेब से पैसा दिया है, अगर आपने बिल लिया है, तो आपका जो बिल का फाइनल अमाउंट होगा उसमें ये इंक्लूडेड होगा। तो विक्रय मूल्य पे आपका ये लगता है, यानी कि आपका जो
जितने में फाइनली आपकी डील हुई, आपका डिस्काउंट हो गया, सब हो गया, एमआरपी पे नहीं लगता है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन बस यही है, ये आपका फाइनली विक्रय मूल्य पे लगता है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 20 रुपए की कोई चीज़ है और आपको उसने बोला सर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, तो फाइनली आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 18 हुआ। अब वो जब जीएसटी या वैट जो भी लगाएगा वो आपका कितने पे लगाएगा, 18 पे लगाएगा, ना कि 20 पे लगाएगा। ये एक समझने की बात है कि आपका जो वैट और जीएसटी होता है जो विक्रय मूल्य पे लगता है। अब ये वैट और जीएसटी क्या होता है, देखो वैट पुराना हमारा जो 2017 के पहले का जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो वैट सेल टैक्स वाला था। अब तो जीएसटी आ गया है 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया है, यानी कि अब आपका जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी कि जो आप गुड्स खरीदते हो उस पर जो टैक्स लगेगा, और जो सर्विस आप लेते हो, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो या आप टिकट लेते हो या कोई भी आप सर्विस लेते हो, आप बाल कटाते हो, कुछ भी कराते हो, तो उस पर जो सर्विस टैक्स लगेगा वो अब सेम ही टैक्स हो गया। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, तो कहने का ये टैक्स का टॉपिक है डिफरेंट, कभी इकोनॉमिक पे लेक्चर बनाएंगे हम, तो उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये बस मेनली कि जीएसटी हुआ, वैट हुआ, सेल टैक्स हुआ, जो भी हुआ, ये आपका किस पे लगता है, ये विक्रय कर पे विक्रय मूल्य पे लगता है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तो आपका इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। इसका क्वेश्चन आपका बनता है कि वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 3300 रुपए में खरीदा, वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य बताइए। ठीक है, अब आपने देख लिया कि 3300 रुपए में उसने आपका सामान खरीदा है, उसने पे कितना किया है, 3300 रुपए पे किया है, जेब से कितना निकला, 3300 रुपए निकला है। तो अब आपको बताना है कि अगर वो टैक्स नहीं पे करती, सोचो फॉर एग्जाम्पल, वैसे बिल हमेशा आपको लेना चाहिए सामान का अगर आप खरीदो तो, लेकिन सोचो मैं ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ जिसमें मैंने बोला कि यार मुझे टैक्स नहीं चाहिए, मुझे बिल नहीं दो, तो फिर उसको कितना पैसा देना पड़ता है, वो चीज हम इसमें निकाल रहे हैं। ये हमको पता है कि 10% वैट उस पर्टिकुलर कूलर पे लगता है। ठीक है, इसका जो तरीका होता है सॉल्व करने का ये होता है, आपको परसेंटेज का ही इसमें डिस्कस करना है, कंसेप्ट समझना है कि 10%, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100वां भाग, यानी 100 का भाग। तो यानी कि अगर मैं मानूं कि 10% टैक्स लग रहा है, तो 100 रुपए अगर मेरा उसकी वैल्यू होती है और 10% टैक्स लग रहा है, यानी मुझे 110 पे करना पड़ता, सीधी सी बात है। तो यानी कि अगर मैंने 110 पे किया विथ टैक्स, तो मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसकी कूलर की, 100 रुपए थी। तो अगर मैं इसमें एक एक नियम लगाऊं, 110 का मैंने पे किया तो ओरिजिनल वैल्यू थी 100, एक पे करूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/110। और अगर मैं 3300 रुपए में मैंने कूलर खरीदा है तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही मेरे से पूछा है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 11×3=33, 30, यानी कि 3000। यानी कि जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू रही होगी वो कूलर विदाउट टैक्स, अगर मैं टैक्स नहीं पे करता तो मुझे कूलर 3000 का पड़ता, लेकिन मेरे 10% टैक्स लग गया तो कूलर मेरा 3300 रुपए में पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इस तरीके क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करो, ये वाला तरीका आपको ध्यान रखना है, आपका वैट और जीएसटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक और देख लेते हैं थोड़ा रिवर्स में। सलीम ने एक वस्तु 784 में खरीदी, इसमें 12% जीएसटी सम्मिलित है, यानी कि इसमें आपका जीएसटी ऐड हुआ है। तो आपसे पूछा कि बताओ उससे पहले कितना होगा, वही कॉन्सेप्ट है, 100 आपका पहले वैल्यू थी, 12% जीएसटी लगा तो कितनी होगी, 112 हो गई उसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक एक नियम लगा दो, 112 में मैंने खरीदा विद टैक्स, तो ओरिजिनल वैल्यू थी 100, एक में थी तो 100/112, ओरिजिनल कितना है 784, तो अगर 784 में कितनी हो जाएगी निकालूंगा, अगर 112 से आप इसको देखोगे तो 112 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, 11×7=77, 78, 74, 7 बार कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 700। यानी कि टैक्स के पहले मेरी उस वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, 700 रही होगी। तो ये आपका टैक्स से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक होता है। वैसे ही परसेंटेज में मैं करा देता इसको, लेकिन मैंने सोचा इसको बट ये जो है मैं एमआरपी होती है, आपका डिस्काउंट वाले होते हैं, लाभ हानि होते हैं, इनको एक साथ जोड़ के कराता हूँ। तो हमारी 3 चीज हमने इसमें सीख ली। एक चीज तो हमने इसमें सीखी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसका तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, SP - CP / CP × 100 लगा दो, ये आपका इस फॉर्मूले से हम सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड हमने सीखा डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाला वैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला होता है MRP - सेल प्राइस / MRP × 100, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना है फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में मिलता है, हमको पता है, हम कई सारे मॉल वगैरह में डिस्काउंट लेते हैं, तो हमारी जनरल सी चीज़ है ये, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में मिलता है, तो डिस्काउंट निकालो, उसका एमआरपी से परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज हमने इसमें सीखी वैट और जीएसटी वाला पार्ट। इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि वैट और जीएसटी हमेशा विक्रय मूल्य पे लगता है। तो जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है कि आपको 10% टैक्स लगा मान, तो आप मान लो कि वो 100 रुपए उसकी वैल्यू रही होगी, उसके बाद होगी 110। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे अब आपको ये पता है, आपसे पूछा है अगर कि बताओ विद टैक्स कितनी होगी, तो
तो आप उल्टा चलो, इसको 100 थी विद टैक्स हुई 110, एक होगी तो 110/100 इंटू ऐसे कर दो। अगर ये पूछा टैक्स के पहले कितनी होगी तो आप एक एक नियम को उल्टा कर दो। 110 है तो पहले थी 100, एक है तो 100/110 अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपकी कैटेगरी होती है मेनली प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में। आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। इसी के अंदर आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करो यार, और सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो ऐसे वीडियो आते रहेंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, और हम ये रीट का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसका सीटेट का भी हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो आपको जो है उसके बाद आपका जो क्रैश कोर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है एनसीईआरटी का हम एग्जाम्पलर पूरा लेके आएंगे, जो भी एग्जाम्पलर है एटलीस्ट 6, 7, 8 का कंप्लीट। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।